गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जयमोहन सिंह आज आप लोगों के बीच जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप तैयारी कैसे करेंगे, आपको सामग्री मिलेगी कहाँ पे, आप ऑफलाइन के अलावा आप ऑनलाइन भी कैसे आप तैयारी करेंगे। अभी तक हम लोग छोटे छोटे गांव में पढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को बदले हैं। सोच को बदलते हुए हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहले एक छोटे से गांव में पढ़ाते थे, अपने गांव में पढ़ाते थे। जब गांव के बच्चों को इतनी भारी संख्या में जब इनको सफलता मिलनी शुरू हो गई तो हमने अपनी सोच को बदला। सोच को बदलते हुए हमने सोचा कि ये 9 बच्चे जो पास हो रहे हैं, 9 को अगर हम 90 करें, 9 को अगर हम 90 करें तो कि अभी भी इससे संतुष्टि नहीं है। हमें 9 को 90 करना है, उसके बाद और आगे ले जाना है। हमें सिर्फ अपने जिले में नहीं, अपने जिले में नहीं, अपने प्रदेश में नहीं, अपने पूरे देश में अपनी आवाज को पहुंचाना है। अपने पूरे देश में अपनी आवाज को पहुंचाना है तो हम किसके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे गांव के, देखिए, दुआबा में गुदड़ी के लाल मचाएंगे धमाल। ये एक छोटे से गांव के बच्चे हैं, जो एक छोटे से विकास खंड के लोधौर गांव के बच्चे, लोधौर गांव में ये आप देख रहे होंगे कि ये जमीन में बैठ करके पढ़ रहे हैं, जमीन में बैठ करके पढ़ रहे हैं। और इसमें से बहुत से बच्चे अनाथ हैं। आप देख रहे होंगे ये बच्चे अनाथ हैं, इनके पैरों में चप्पल तक नहीं अटती थी, जिनके हाथों में हमने किताब पकड़ा दिया है, जो आज ऊंची उड़ान उड़ने को तैयार हैं। ऊंची उड़ान उड़ने को ये बच्चे अब तैयार हैं इनकी, क्योंकि जब आप नवोदय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जो रईस बच्चे हैं, जो बड़े घर के बच्चे हैं, आपको उनके साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस समय महंगाई में आपको इतनी महंगी महंगी किताबें, कॉपी, आपको ड्रेस, ये सारी चीज उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये सारी चीज उपलब्ध नहीं हो पाती है, और उनका टैलेंट वहीं गांव में ही रह जाता है। लेकिन आप अगर नवोदय विद्यालय में आप प्रवेश ले लेते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं, तो आप वहां पे बड़े बड़े बच्चों के साथ आप भी बैठेंगे। आप भी महंगी महंगी किताबें निःशुल्क आपको गवर्नमेंट देगी और आप पढ़ेंगे। पहले तो हम गांव में पढ़ाते थे, लेकिन अब अपनी सोच को थोड़ा विस्तार रूप से आप हम लेकर के आए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे इसका लाभ उठाएं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए अब हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अब आपके बीच आ रहे हैं। आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आप अपने मोबाइल में, आप खोलेंगे प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर में जाकर के आप देखेंगे लाइव पाठशाला खोलेंगे। जब आप लाइव पाठशाला खोलेंगे तो आपको ये आपका दिखेगा किताब, ये आपको खुली किताब लोगो आपको ये मिलेगा। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप, जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको वहां पे मोबाइल नंबर आपको दिखने लगेगा। अगर आपको उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप उस पर कांटेक्ट करके आप फोन पर पूछ भी सकते हैं कि कैसे हमको रजिस्टर्ड करना है। जब आपको आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज आप डालेंगे तो आपको किस में जाना है? पेड क्लास में। आप पेड क्लास में जाएंगे और आप इंस्टॉल हो जाएगा। आपको हमारी सारी वीडियो, आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित 9 से 12 तक की सभी सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, आपको सभी मिल जाएंगे। इसलिए आप इसको तत्काल आप इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट किसी भी समय कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये तो रही बात आपको हमसे जुड़ने की। जुड़ने के बाद आप ये देखेंगे कि कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको उसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका पहला आता है रीजनिंग। रीजनिंग आपका
कुल आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं। उसके बाद 20 मैथ के होते हैं और 20 भाषा के होते हैं। भाषा में आपके अपठित गद्यांश में आपके कुछ प्रश्न व्याकरण के भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, आप एक छोटे छोटे गांव के बच्चे, आपके छोटे छोटे गांव के बच्चे भारी सफलता ग्रहण किए हुए हैं। देखिए, ये दैनिक जागरण की कटिंग है, ये सारे आपके न्यूज़पेपर के कटिंग हैं। आप भी इस तरह सम्मानित हो सकते हैं। आप भी अपने जिले में आप फेमस हो सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको कठिन मेहनत करना है और लाइव पाठशाला के साथ आपको जुड़ जाना है बस। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका रीजनिंग, मैथ और हिंदी। तो हिंदी यानी भाषा में आपका अपठित गद्यांश पूछा जाता है। तो आज हम आपको अपठित गद्यांश से कैसे हम प्रश्न को खोजेंगे, आपका इसी में दिया रहेगा, इसी अपठित गद्यांश में दिया रहेगा। आपको इसको पढ़ करके आपको इसमें से आपको आंसर ढूंढना है। तो सर्वप्रथम आप इसको ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब आप इसमें से आप विकल्प को खोज पाएंगे। जैसा कि इसमें आपका दिया गया है गद्यांश 1। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न आपके होते हैं। एक गद्यांश आप पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें 5 प्रश्न आपके होंगे। जैसा कि आपका गद्यांश 1 दिया गया है, आज भी ग्रामीण इलाकों के लोग नीम के बहुमुखी गुणों के प्रति सजग हैं। बहुमुखी गुणों का मतलब यहां पर आपका हो गया, जो आपका गांव में नीम का पेड़ होता है, नीम का पौधा होता है, उसकी पत्तियां भी हमारे काम आती है, उसकी छाल भी हमारे काम आती है, उसकी जो टहनियां होती हैं उसका दातून के काम आता है। यानी हर चीज उसका, आपका पूरे नीम के हर अंग हमारे काम आता है। इसको शायद भी कभी काटा जाता है और इसका मानव बस्तियों के आसपास रोपण किया जाता है। आप अपने गांव में देखेंगे, गांव के बीच में भी सबसे ज्यादा आपको नीम के पौधे मिलेंगे। आपको गांव के बीच में सबसे ज्यादा नीम के पेड़ मिलेंगे। परंपरागत आगित्य के अनुसार मध्य ग्रीष्म में अप्रैल में भारतीय नववर्ष आने पर, अप्रैल में यानी हमारा नववर्ष कब प्रारंभ होता है? अप्रैल महीने में आरंभ होता है। तभी नीम के पेड़ में फूल आना शुरू हो जाता है। जब नीम पर सुवासित सफेद पुष्प प्रचुर रूप से प्रस्फुटित होते हैं, पुष्प यानी फूल, तो इसके छोटे छोटे पुष्पों को गुड़ के साथ पकाकर एक विशेष प्रकार का उप पकवान बनाया जाना चाहिए। यह एक सुस्वाद टॉनिक है जो नए वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। हमारा नया वर्ष कब आरंभ होता है? अप्रैल में। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, और लोगों को याद दिलाता है कि जीवन एक मीठे और कड़वे अनुभवों का सम्मिश्रण है। यहाँ पर मीठे और कड़वे का क्यों कहा गया है? क्योंकि नीम के जो पुष्प होते हैं वे कड़वे होते हैं और जो गुड़ होता है वह क्या होता है? मीठा होता है। तो उन दोनों का मिश्रण होता है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि यह गुड़ और उस जो नीम की जो फूल है उन दोनों को मिला करके जो मिश्रण बनाया गया है वो कड़वे और मीठे का मिश्रण है। बाद का मनोभाव कल्पनाशील ज्यादा लगता है क्योंकि नीम के पुष्प कड़वे नहीं होते, यानी वो ज्यादा कड़वा नहीं होता है,
थोड़ा सा इसमें कड़वाहट होती है, जबकि पत्ते और फल कड़वे होते हैं। ये पुष्प विशिष्ट रालदार, सुगंध वाले और हल्के कसैले स्वाद के होते हैं। पुष्प क्या होता है? हल्का कसैला होता है, क्योंकि नीम की पत्तियां तो काफी कड़वी होती है, इसकी टहनियां भी कड़वी होती है। अब आपका गद्यांश यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें आपके विकल्प दिए गए हैं। जब आप विकल्प में आप लगाएंगे तो जैसा आप देख रहे हैं, ग्रामीण लोग किस पेड़ के गुणों के प्रति सजग हैं? अभी आपने पढ़ा नीम। क्या पढ़ा? नीम। क्योंकि नीम के गुणों के प्रति हम क्या रहते हैं? सजग रहते हैं। तो आपका क्या लगेगा? नीम लगेगा। आपका अगला प्रश्न है, नीम पर सफेद पुष्प कब प्रस्फुटित होते हैं? आपने अभी पढ़ा अप्रैल में, जब हमारा नया वर्ष, हिंदू यानी सनातन लोगों का जो नया वर्ष शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? चैत्र के नवरात्र में शुरू होता है। तो ये अप्रैल माह में उसमें पुष्प आना शुरू हो जाता है। नीम के पत्ते और फल खाने में कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। नीम के पत्ते और फल ये आपके कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कड़वे का समानार्थक शब्द है। यानी कहने का मतलब ये है कि कड़वा शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा कसैला, क्योंकि मीठा नहीं होगा। आपका मीठा नहीं होगा, आपका सुगंधित नहीं होगा और रालदार नहीं होगा। आपका क्या होगा? कसैला होगा। प्रस्फुटित शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्फुटित शब्द का अर्थ होता है खिला हुआ। प्रस्फुटित होता है यानी कि खिल जाता है। नीम के पेड़ में पुष्प कब आते हैं? अप्रैल महीने में आते हैं। यानी कि प्रस्फुटित का मतलब खिला हुआ। आपका दूसरा गद्यांश है, आपका दूसरा गद्यांश बनियान ट्री पे दिया गया है। यानी किस पे दिया गया है? आपका बरगद पे दिया गया है। देखेंगे आप, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद यानी बनियान है। इस पेड़ को बहुत ही पवित्र पेड़ माना गया। ठीक है, माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में क्या होता है? भारत में ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। पहले तो आप लोग याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। और माना जाता है, हम हिंदू भाई क्या करते हैं? बरगद को पवित्र मानते हैं, इसलिए हम इसकी पूजा भी करते हैं। इसकी हम पूजा भी करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए यह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। और इस धर्म के लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। बरगद का पेड़ आकार में बहुत विशालकाय होता है। बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। इस पेड़ को वट के नाम से भी जाना जाता है। बरगद को और क्या कहा जाता है? वट भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ की उम्र हजारों साल तक होती है। यानी बरगद का पेड़ की उम्र क्या होती है? अभी मैंने बताया कि बहुत दिनों तक ये जीवित रहते हैं, यानी ये हजारों साल तक जीवित रहते हैं। बरगद का पेड़ बनियान ट्री बहुत ही घना पेड़ होता है, जो ज्यादातर हरी पत्तियों और तनों से घिरा होता है। इस पेड़ की पत्तियां अंडाकार होती हैं। बरगद के पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? आपकी अंडाकार होती है। बरगद के पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? अंडाकार होती है। ठीक है,
इस पेड़ की टहनी या पत्ती को तोड़ने से इसमें दूध जैसा तरल पदार्थ निकलने लगता है। बरगद के पेड़ की हम चाहे टहनी तोड़ेंगे चाहे पत्ती तोड़ेंगे, ये क्या होगी, इसमें से दूध जैसे तरल पदार्थ निकलने लगता है। इसके अलावा बरगद के पेड़ की पत्तियां और फल से कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। बरगद के पेड़ के तने बहुत मजबूत होते हैं। जितना पुराना बरगद का पेड़ होगा उतने ही ज्यादा बड़े इसके तने होंगे। पुराने समय में ऋषि मुनि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को ज्ञान देते थे। पहले इतने महंगे महंगे विद्यालय नहीं थे, इतनी महंगी महंगी किताबें नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे। पहले के लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे? बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके वो शिक्षा ग्रहण करते थे। आपका प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। अभी आपने पढ़ा भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। बरगद के पेड़ की पूजा किस धर्म के लोग करते हैं? बरगद के पेड़ किस धर्म के लोग पूजा करते हैं? तो हम हिंदू लोग क्या करते हैं? हम लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में क्या होता है? बरगद के पेड़ की पूजा होती है। बरगद के पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? अंडाकार होती है। बरगद के पेड़ की पत्तियां कैसी होती हैं? अंडाकार होती हैं। पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा? यानी पवित्र का उल्टा। पवित्र का विलोम होगा अपवित्र। पवित्र का विलोम क्या होगा? अपवित्र होगा। पुराने समय में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कौन ज्ञान देता था? तो ऋषि मुनि। बरगद के पेड़ के नीचे पहले बैठ करके कौन ज्ञान देता था? ऋषि मुनि। आपका तीसरा गद्यांश है। आपका तीसरा गद्यांश शिक्षा पर संबंधित है। आपका तीसरा गद्यांश दिया गया है, शिक्षा मनुष्य को मानवता का सच्चा स्वरूप प्रदान करता है। यानी अगर आदमी शिक्षित है, अगर आदमी शिक्षित है तो क्या होगा? उसके अंदर मानवता होगी। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। जो इंसान शिक्षित नहीं है उसे क्या कहा जाता है? बिना सींग पूंछ का जानवर कहा जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, शिक्षा से विहीन मनुष्य पशु है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। यानी प्रत्येक आदमी को शिक्षित होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। नर और नारी दोनों मिलकर ही सुदृढ़ समाज की नींव रखते हैं। अगर समाज को आगे ले जाना है तो अगर पुरुष सोचे कि हम अकेले समाज को आगे ले जा सकते हैं तो ये गलत है। अगर महिला सोचे कि हम अकेले आगे ले जा सकते हैं तो ये भी गलत है। स्त्री के बिना पुरुष समाज अधूरा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं और समृद्धि का निवास होता है। यानी जहां पर महिलाओं की पूजा होती है, जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है, वहां पर हमारे क्यों निवास करते हैं? हमारे यहाँ देवता का निवास करते हैं और समृद्धि निवास करती है। इसीलिए हम देखते हैं नवरात्रि में कन्याओं को भोज कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, पैर धोया जाता है। इसीलिए प्राचीन समय में भारत में नारियों की शिक्षा को महत्व दिया जाता था। भारत कई वर्षों तक मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम रहा। हमारे यहाँ पहले महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जब हम मुगलों ने जब हमारे ऊपर राज किया, जब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे तो भारतीय नारियों को उनसे डर था, इसलिए शिक्षा हमारे यहाँ की कम हो गई थी। विदेशी शासकों ने यहाँ की शिक्षा और संस्कृति को प्रभावित किया। विदेशी शासकों द्वारा नारियों का शोषण किया गया है, शोषण किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप
बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन हुआ। बाल विवाह, लोग पहले कम उम्र में अपनी बहन बेटियों की शादी कर देते थे, इसी को कहा गया है बाल विवाह। सती प्रथा, यहाँ पर आपका दिया गया है सती प्रथा। पहले हमारे समाज में सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी। हम लोगों को गलत जानकारी दी गई कि भारतीय समाज में या हिंदू समाज में सती प्रथा थी। सती प्रथा हमारे हिंदू समाज में कभी भी नहीं थी। जब मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया, जब मुगल युद्ध करते थे, जिस भी पुरुष को मार देते थे तो उनकी बहन बेटियों को वो उठा ले जाते थे और अपने सैनिकों के साथ जबरदस्ती उसका विवाह करते थे। तब हमारी भारतीय नारियां, हमारी सती नारियां जा करके कहीं ना कहीं सती हो जाती थी, ताकि उनको किसी की प्रताड़ना को बर्दाश्त ना किया जा सके, किसी की प्रताड़ना को न सहना पड़े, इसलिए वो सती हो जाती थी। हमारे यहाँ की ये कोई परंपरा पहले से नहीं थी। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उनको घरों की चार दीवारी में बंद करके रखा गया। समाज पुरुष प्रधान बन गया। सन 1947 यानी कि जब हम स्वतंत्र हुए, में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नारियों को पुरुष के समान पूरे अधिकार दिए गए। जब हम मुगलों से और अंग्रेजों से दोनों से आजाद हो गए, तब भारतीय नारियों को पुरुषों के बराबर माना गया। स्त्री की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया। आज वर्तमान में लड़कियों को लड़कों के समान समझा जाता है। आज आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्र में नारी ने पुरुषों से आगे ही कदम रखा है। श्रीमती इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी ऊषा आदि महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। हमारे देश की महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। आपका प्रश्न पूछा गया है गद्यांश से कि शिक्षा के बिना मनुष्य किसके समान है, तो शिक्षा के बिना पुरुष जानवर के समान है, यानी कि पशु के समान है। आदमी, अगर कोई आदमी शिक्षित नहीं है तो वो पशु के समान है। भारतीय नारी को पुरुष के समान अधिकार कब मिले, तो सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की नारियों को, महिलाओं को, बहन बेटियों को उनको समान अधिकार दिया गया। तो दृढ़ समाज की नींव कौन रख सकता है? नर और नारी दोनों मिलकर। एक सुदृढ़ समाज की अगर नींव कोई रखना चाहता है तो नर और नारी दोनों को मिलकर के रखना होगा। नारियों में किस किस क्षेत्र में, यानी नारियों ने किस किस क्षेत्र में पुरुषों से आगे कदम रखा है? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, ये सभी। क्योंकि नारी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, इन तीनों में हम ये हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पुराना शब्द का समानार्थक शब्द गद्यांश में है। पुराना का मतलब होता है आपका प्राचीन। प्राचीन माने क्या होता है? पुराना। आपका अगला गद्यांश है गद्यांश 4। आपका दिया गया है, अजित का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्रित हुए, उसे कई भेंट मिली, उसमें किताबें, उसको क्या क्या मिली? किताबें, खिलौने, कपड़े। उसको क्या क्या मिले? किताबें, खिलौने और कपड़े। अजित की चाची ने उसे आश्चर्यजनक भेंट दी। उसे आश्चर्यजनक क्या भेंट दी? गुलाब का एक पौधा। अजित को क्या दिए? गुलाब का एक पौधा। अजित को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई। अजित को किताब, खिलौने और कपड़ों में से सबसे अधिक कौन सा पसंद आया? गुलाब का पौधा पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया। जब उसको भेंट में गुलाब का पौधा मिला तो वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां पर रोप दिया। अजित रोज ही उसे सींचता था।
वह ज्यों ही सुबह जागता भाग कर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही हैं। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। जब वो उसमें देखा कि दो छोटी कलियां पीले रंग की गुलाब की खिल रही है तो वह प्रसन्न हो गया। उसने अपनी मां की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले दो गुलाब अपनी मां और बहन को भेंट किए। यानी जो दो गुलाब खिले तो उसको उसने किसको दिया? अपनी मां और बहन को दिया। अजित ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। अब देखते हैं इसमें प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है, जन्मदिन पर अजित की सबसे अच्छी भेंट थी। मैंने वहां पे आपका टिक लगाया हुआ था, गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा उसे सबसे प्रिय लगा। ज्यों ही अजित जागता वह कहां जाता? वह पौधे की ओर दौड़ता। वह पौधे की ओर दौड़ता कि कितना बड़ा हो गया है। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? अभी पढ़ा गया है दो कलियां आई थी, दो कलियां बाहर झांक रही थी। अजित ने पहले दो गुलाब किसे दिए? अभी हमने अंडरलाइन किया था ना, उसने अपनी दो कलियां सबसे पहले मां और बहन को दिए। रोमांचित शब्द का अर्थ है, रोमांचित शब्द का अर्थ है उत्तेजित। यहाँ पे चकित होना, भयभीत होना और उदास होना नहीं होगा। रोमांचित का मतलब होता है कि एकाएक खुश हो जाना, एकाएक खुश हो जाना, यानी वो रोमांचित हो गया, उत्तेजित हो गया है। ये आपके 4 गद्यांश आज आपको बताए गए हैं। आपकी भाषा की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।